डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर आज ऑपरेशन मैनेजमेंट में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जा रहे हैं डिस्कस करने, जिसका नाम है डिसीजन मेकिंग। बेसिकली डिसीजन मेकिंग अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है, आपके अपने पर्सनल लाइफ में भी, सोशल लाइफ में भी, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी और इंडस्ट्री में भी। लेकिन यहाँ जो आज हम बात करने जा रहे हैं, बेसिकली इंडस्ट्री की बात करने जा रहे हैं। और ये जो है डिसीजन मेकिंग, जैसा कि आप देख रहे हैं, लेक्चर नंबर 75 है। ये जो है लेक्चर नंबर डिसीजन मेकिंग लेक्चर नंबर 75 रहेगा, 76 रहेगा, 77 रहेगा, 78 रहेगा और 79 होगा। ये जो डिसीजन मेकिंग से ही रिलेटेड 5 वीडियो आपके रहेंगे। ध्यान रखिएगा, ये पांचों वीडियो अपने आप में एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। सारी चीज़ें एक जो है वीडियो में कवर अप करना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज के वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, ये थोड़ा सा आपको बताएं तो सबसे पहले डिसीजन मेकिंग होता क्या है ये हम बताएंगे। डिसीजन मेकिंग क्या होता है ये बताएंगे। इसकी जो है डिसीजन मेकिंग का डिफिनीशन बताएंगे आपको, बेसिकली कि डिसीजन मेकिंग क्या होता है। साथ में ही नेचर, किस तरह से डिसीजन लिए जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, उसके क्या क्वालिटी होनी चाहिए डिसीजन की, क्योंकि डिसीजन के क्वालिटी पे ही किसी इंडिविजुअल की या इंडस्ट्री की या ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी भी डिपेंड करती है। फिर लास्ट में आपको बताएंगे कि डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है, वेदर इट इज एन आर्ट और साइंस, इसको हम लोग समझेंगे। तो देखिए, ये लेक्चर नंबर 75 का था। जब यही लेक्चर नंबर हम 76 में जाएंगे तो 76 में हम आपको बताएंगे टेक्निक ऑफ द डिसीजन मेकिंग। टेक्निक ऑफ द डिसीजन मेकिंग, टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग। और यही लेक्चर नंबर 77 में जब जाएंगे तो क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग बताएंगे। और जब लेक्चर नंबर 78 में जाएंगे तो कौन कौन से स्टेजेज हैं, स्टेजेज ऑफ डिसीजन मेकिंग, या जो है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, जब आप डिसीजन लेते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम जो है होते हैं, ये सब बताएंगे। आप एक किसी फैमिली का एग्जांपल ले लीजिए। किसी फैमिली में कोई डिसीजन लेना हो तो क्या करना पड़ता है, सबको एक साथ लेना पड़ता है, नहीं तो घर में ही विरोध हो जाता है। हम कुछ बोलते हैं, वो कुछ बोलेगा, वो कुछ बोलेगा, मतलब किसी एक कंक्लूजन पर पहुंच ही नहीं पाते हैं। हमारे गांव में कहावत है, ढेर जोगी मटके उजाड़, अर्थात बहुत सारे लोग हो जाते हैं डिसीजन लेने वाले ना, तो कोई डिसीजन हो ही नहीं पाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स है। और लास्ट में लेक्चर नंबर जो है 79 में जो है मैं आपको बताऊंगा कि डिसीजन जो है बेसिकली जब कोई रिस्क वाली बात हो, ठीक है ना, कोई अनसर्टेनिटी हो, अनसर्टेनिटी में तो कोई भी जो है कोई मैच हो रहा है और हमें मालूम है कि एक बहुत कमजोर टीम है, एक स्ट्रांग टीम है, तो हर आदमी स्ट्रांग टीम के जो है पक्ष में आ जाता है। लेकिन दोनों स्ट्रांग टीम हो तब कौन टीम जीतेगी, उस समय डिसीजन लेना, किसको हम पहले बल्लेबाजी पे उतारें, किसको बॉलिंग में उतारें, ये बहुत टफ डिसीजन होता है, क्योंकि ये रिस्क होता है एक तरह से। तो क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं उस समय डिसीजन लेने में, ये लेक्चर नंबर 79 में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा समय हो चुका है कि हम डिसीजन मेकिंग क्या होता है ये हम थोड़ा सा समझें। बेसिकली डिसीजन है क्या, तो डिसीजन का यदि हम डिफिनीशन लिखें तो थोड़ा सा एक शॉर्ट डिफिनीशन लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। डिसीजन इज बेसिकली, डिसीजन इज दी, मैं बोल भी सकता हूँ लेकिन लिख इसलिए देता हूँ क्योंकि लिखने में मुझे भी सोच कर लिखने में आसान होता है और आपके लिए भी यह कंफर्टेबल होता है कि आप इसको एक बार देख लें, समझ लें। तो बेसिकली डिसीजन इज द सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट और फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन आउट ऑफ सेवरल अल्टरनेटिव। बहुत सारे चॉइस हैं, उसमें से कोई एक चूज करना है कि ये करें कि ये करें। जैसे 12th क्लास के बाद जो है डिसाइड किए होंगे
कि बहुत सारे, आप देखे होंगे बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास, ये कौन सा ऑप्शन लें, तो बहुत सारे पैरामीटर्स होंगे कि अच्छा ये लेंगे तो इतना पैसा तो है नहीं पापा के पास, अच्छा ये ले लें तो लोन लेना पड़ेगा, अच्छा लोन तो मिलेगा नहीं, अच्छा ये ले लें तो अरे यार इसमें तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये हमारे बस की बात, अच्छा ये ले लें, अरे यार ये तो पढ़ तो लेंगे, अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर लेंगे, लेकिन इसमें नौकरी तो लगेगी नहीं हमारी, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट में इसकी डिमांड नहीं है। तो बहुत सारा इफ एंड बट्स जो है, इफ एंड बट्स रहते हैं, बहुत सारे परम्यूटेशन, ठीक है ना, परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन रहते हैं, और वो सब सोच करके आप क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं आउट ऑफ दिस अल्टरनेटिव जो है, जो भी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर जो मैनेजर होते हैं, ठीक है ना, मैनेजर का यही काम है कि एक अच्छा डिसीजन ले, ठीक है ना। मैनेजर हैव टू टेक द डिसीजन, उसके सक्सेस पे या ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस बहुत हद तक डिपेंड करता है कि किस तरह का डिसीजन आप लेते हैं। तो बेसिकली यदि हम कहें तो इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग इज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ एनी बिजनेस और एनी ऑर्गेनाइजेशन। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके ही लिखना चाहूँगा, इसको आप याद रखिएगा। और ये तो ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं है, बल्कि रियल लाइफ की भी बात है। इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनी बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। और मैं तो आपसे बोलता हूँ रियल लाइफ में भी, रियल लाइफ का भी एक अलग से एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा था कि रियल लाइफ में कि आपने 12th किया और 12th के बाद आपको किधर जाना है, ठीक है ना, ये बड़ा आसान नहीं था। क्योंकि जब आप डिसीजन लेते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, जब आप डिसीजन लेते हैं तो इसमें जो है कुछ आपके सक्सेस पाथ भी होते हैं और कुछ कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं। कंस्ट्रेंट्स मतलब लिमिटेशन, ठीक है ना। अब जैसे डिसीजन लेना है, 12th के बाद की बात हम कर रहे हैं, 12th के बाद की बात कर रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि लॉ पढ़ाई कर लें। अब लॉ में हमें दिखता है कि नहीं, इसमें तो पढ़ाई भी अच्छा है, हमारी थ्योरी अच्छी है, मेमोरी अच्छी है, मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन पढ़ने के बाद क्या बनूंगा, एडवोकेट। और एडवोकेट में न जाने कितने झूठ सच बोलने पड़ेंगे, और झूठ बोलने में हमें तकलीफ होती है, तब हम लॉ का कोर्स क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब हम सोचिए कि सोचते हैं कि कॉमर्स करें, कॉमर्स करें, ये तो पैसे रुपए का हिसाब किताब है, ये अच्छा है, लेकिन ये लो स्टैंडर्ड का माना जाता है, इसको भी छोड़ दें। हम सोच रहे हैं कि इंजीनियरिंग कर लें। अब इंजीनियरिंग में और मैथ आएगा, और मैथ तो बड़ा टफ है। अब हम सोचते हैं कि चलो बीबीए एमबीए कर लेते हैं, बीबीए जो है, बीबीए और एमबीए कर लेते हैं। अब एमबीए में हम देखते हैं कि जब तक कैट से जो है नहीं करो, आईआईएम में नहीं जाओ, तब तक कोई फायदा नहीं है। अच्छा, किसी बहुत अच्छे प्राइवेट एमबीए कॉलेज से जाओ तो 20 लाख रुपया जो है वो है फी है, उतना तो हमारे फैमिली की जो है कैपेबिलिटी नहीं है देने की, तो ये भी कैंसिल। अच्छा चलो एमबीबीएस कर लेते हैं, एमबीबीएस कर लेते हैं। एमबीबीएस में गवर्नमेंट में हो गया तो दी बेस्ट है, और प्राइवेट में जाना हुआ तो 1 करोड़ रुपये डोनेशन कौन देगा, तो ये तो बड़ा भारी चीज है। तो रिस्क आदमी लेता है, ये रिस्क में अब ये सबके साथ कुछ इफ एंड बट्स हैं। लिमिटेशन क्या क्या है कि कितना पैसा लगेगा, तो है ना, हम पढ़ पाएंगे कि नहीं, हमारी कैपेबिलिटी है कि नहीं, हमारी थ्योरी अच्छी है कि पेंटिंग अच्छी है कि मैथ अच्छी है कि हमारी फिजिकल अच्छी है तो हम आर्मी में चले जाएं। तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, मुझे अपनी कैपेबिलिटी देखनी है। कौन कौन से पैरामीटर हो गए, जरा सा सोचिए। अपनी खुद की कैपेबिलिटी, एक रफ फिगर आपको बना देते हैं तो समझने में आसानी हो। खुद की कैपेबिलिटी हम लोग देखते हैं, फिर मनी देखते हैं, मनी देखते हैं, फिर फैमिली बैकग्राउंड भी देखते हैं, फैमिली बैकग्राउंड हमारे उस तरह की है कि नहीं, खुद की इंटरेस्ट देखते हैं।
अच्छा ये सब कुछ हो, मार्केट में डिमांड नहीं हो उस जॉब की, उस पढ़ाई की, तो क्या कीजिएगा पढ़ करके? शौक के लिए तो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि आजकल प्रोफेशनल एजुकेशन है। तो ये सारी चीजें आप देख करके आप डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, ठीक है ना? ब्लाइंडली आप नहीं करते। और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो कहने का मतलब है कि एक छोटा सा चीज डिसाइड करने में कितनी माथापच्ची करनी पड़ती है। ठीक इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, इसी तरह से इंडस्ट्री में भी होता है, ठीक ना? और आदमी गलत डिसीजन उस वक्त तो आदमी सोचता है कि चलो ये ले लो, ठीक ना? लेकिन बाद में कुछ होता है तो सोचता है कि काश हम ये नहीं ये कर लिए होते, काश ये नहीं ये बोले होते, काश उस समय हम क्रोध नहीं किए होते, काश उस समय हम ये भी कर लिए रहते, अगर हमारे पास पैसा होता तो, मगर मगर ऐसा नहीं हुआ तो ध्यान दीजिए, जब डिसीजन लेते हैं कल क्या होगा किसने देखा है, इसलिए काश को आकाश में फेंक दीजिए, अगर को अगरबत्ती बना करके जला दीजिए, और मगर मतलब मगरमच्छ को पानी में छोड़ाइए, और तब आप एक बोल्ड डिसीजन ले पाएंगे। डरपोक आदमी कोई भी डिसीजन सही से नहीं ले पाता है। आ रही बात समझ में? बहुत अच्छे से समझिएगा। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की ओर, तब शायद आप और कुछ ज्यादा समझ पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये हमने बताया कि रियल लाइफ में भी, खुद के लाइफ में भी डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। कहाँ शादी करेंगे, कहाँ नौकरी करेंगे, कितने पैसे जमा करने हैं, कितने पैसे कमाने हैं, कितने खर्च करने हैं, रोज आप डिसीजन लेते हैं। किससे दोस्ती करनी है, किससे दुश्मनी करनी है, किससे मिलजुल करके रहना है, किससे दूर रहना है, ठीक है? कब घर जाना है, कब पढ़ाई करना है, कब नहीं करना है, क्या खाना है, क्या पीना है। देयर आर वेरियस थिंग्स, henceforth it is very tough to take the decision, and henceforth I have written here, effective decision making is essential for the success. जो भी आप मैनेजर या मैनेजमेंट या कोई सक्सेसफुल पीपल आप देखते हैं, तो बेसिकली वो सही वक्त पर सही निर्णय, सही वक्त पर यदि आपने सही निर्णय ले लिया तो आप चौका नहीं छक्का मार देंगे, और गलत समय पे भी आपने सही निर्णय ले लिया तो भी आप जो है बहुत सारी गलतियों से बच जाएंगे। लेकिन सही समय पर यदि आपने कोई गलत निर्णय ले लिया तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। आदमी 20 साल मेहनत करता है, एक छोटी सी गलती, क्रोध आ गया, यार हाथ नहीं उठाना चाहिए, हाथ उठा दिए, यार उस लड़की से बात नहीं करना चाहिए, उस लड़के से बात नहीं करना चाहिए था, यार उस मैनेजर से ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक छोटी सी 1 मिनट की गलती आपकी नौकरी खा जाती है। 1 मिनट की गलती आपको बहुत बड़ी पनिशमेंट दे देती है। 1 मिनट की गलती न जाने कहां से कहां पहुंचा देती है। आदमी को अर्श से फर्श पे जाने पे या फर्श से अर्श में जाने में ज्यादा देर नहीं लगता है। फर्श से अर्श पे जाने के लिए मतलब ऊंचाई चढ़ने में बहुत समय लगता है। सीढ़ी देखे होंगे ना, ये जो है आपकी सीढ़ी है, और सीढ़ी जब चढ़ते हैं ना एक एक स्टेप, तो बहुत समय लगता है, लेकिन यदि सीढ़ी फिसल जाए तो गिरने में 1 मिनट भी नहीं लगता है। यही जिंदगी है मेरे प्यारे। इसलिए कोई भी डिसीजन लीजिएगा विचार से, बहुत सोच समझ करके, क्योंकि ये जो निर्णय होता है ना, ये जो है निर्णय होता है बहुत विचार करके, और विचार यदि अच्छा है तो फिर कुछ सोचना नहीं है। यदि है अच्छा विचार तो जीवन में जहां जाएंगे वहीं मिलेगा पुरस्कार। ध्यान रखिएगा, है अच्छा विचार तो बनेगा अच्छा व्यवहार, अच्छा है व्यवहार तो अच्छा चलेगा व्यापार, अच्छा है व्यापार, अच्छा है व्यवहार तो है अच्छा परिवार, सोमवार अच्छा, मंगलवार अच्छा, पूरा जीवन क्या हो जाएगा, त्योहार हो जाएगा। जहां आप जाएंगे वहीं हरिद्वार हो जाएगा, मस्त जीवन जिएंगे आप। और यदि है गड़बड़ विचार तो जीवन हो जाता है नरक का द्वार। पूरा जीवन में यदि आ गया कहीं से अहंकार तो हो गया जीवन बेकार। तो ये कहने का मतलब तो बातों की बात है, लेकिन कुल मिलाकर के हम क्या बोल रहे थे कि डिसीजन लेना सीखिए, और डिसीजन कोशिश कीजिए सही ले। नहीं समझ पा रहे हैं तो
किसी अनुभवी इंसान से आप सलाह ले लीजिए, सजेशन ले लीजिए और तब डिसीजन लीजिए, क्योंकि डिसीजन इज वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। डिसीजन मेकिंग आपके पूरे इंडस्ट्री को, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है ना, इफेक्ट करता है। एक आदमी को नहीं, पूरे परिवार को जिस तरह से आपका एक सिंगल डिसीजन इफेक्ट करता है, उसी तरह से वहां पर लिया गया जो मैनेजर है, जो मैनेजमेंट है, वो जब डिसीजन लेता है तो पूरे इंडस्ट्री उससे इफेक्टेड होती है। उसका डिसीजन लेने से ही इमेज बनता है। कंपेटिटर रहते हैं, उनके खिलाफ क्या डिसीजन लेना है, किस तरह का जो है क्वालिटी कस्टमर को देना है, कोई कंप्लेन आ गया, कस्टमर का कंप्लेन है, किस तरह से उसको हैंडल करना है, किस कंप्लेन को सीरियस लेना है, किस कंप्लेन को लाइट लेना है, ये सब जो है, मतलब एक यदि अच्छा मैनेजर कहें तो मोस्ट आउटस्टैंडिंग क्वालिटी of a successful person is nothing but decision making। वो सही समय पे सही डिसीजन ले लिया और हम लोग कहाँ अटक गए, काश, मगर, अगर में, इसलिए यहाँ का यहाँ रह गए। एक बार आपने रिस्क ले लिया, एक बार आपने चुनौती स्वीकार कर ली, एक बार आपने डिसीजन ले लिया और उस डिसीजन पे टिके रहना। पहला चीज है डिसीजन लेना, तो पहले तो डिसीजन लेना ही सीखे हम लोग। फिर जब डिसीजन ले लेते हैं, उसके बाद है उस डिसीजन को कैरी आउट करना, डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना। आ रही बात समझ में? तो बहुत सारे पैरामीटर्स हम लोग अभी डिसीजन करेंगे, डिसीजन के अंदर जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो डिसीजन लेते हैं किसी भी चीज के बारे में, किसी भी आइटम्स या किसी भी इम्पोर्टेंट जो है पैरामीटर का डिसीजन लेना है, सेल्स के बारे में डिसीजन लेना है आपको, या कि नई कंपनी स्टार्टअप करना है, या जो है एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है आपको, या किसी को भगाना है, ठीक है ना, जो भी आपको सिलेक्ट करना है। तो बेसिकली 3-4 चीजें इसमें डिसीजन जो है बेसिकली आउटपुट होता है कुछ इनपुट का। तो डिसीजन के लिए इनपुट क्या चाहिए, यहां लिख देते हैं, इनपुट फॉर डिसीजन। अब ये इनपुट क्या क्या होता है? इनपुट होता है पहले तो इंफॉर्मेशन, आपके पास डिसीजन लेने के लिए पर्याप्त जानकारी हो, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। देखिए, नॉलेज वो होता है जिसका कोई फैक्ट है, इंफॉर्मेशन होता है कि उड़ता पक्षी आया और आपके घर पे बैठा, आपने ताली बजाया, वो फिर से उड़ गया। लेकिन नॉलेज उड़ता नहीं है, बैठा रहता है आपके मन में, क्योंकि ये फैक्ट बेस होता है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा एबिलिटी एंड स्किल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ ऑर्गेनाइजेशन लिख रहे हैं, और जब इंडिविजुअल लेना हो तो इंडिविजुअल का होगा। इसमें 3 चीजें काम आती है। कम्युनिकेशन, क्या है कम्युनिकेशन, कितना अच्छा है कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं दूसरे को समझ में आ भी रहा है कि नहीं। एनालिटिकल, डाटा बेस्ड जिसको होता है, और कॉन्सेप्चुअल जो फैक्ट बेस्ड होता है, ठीक है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट होता है वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम में भी 2-4 चीजें आती है, जैसे ओपिनियंस, हम दूसरों की सलाह ले लेते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लेते हैं, ओपिनियंस, एटीट्यूड, तीसरा होता है आपका हैबिट्स। और कुछ लोग होते हैं कि फटाफट डिसीजन लेते हैं, उनका डिसीजन सही भी निकलता है, तो लोग सोचते हैं कि बात सही है यार, ये इसी को निर्णय लेने दो, ठीक है ना, इसी से पूछ लो। तो हैबिट्स। और कुछ होते हैं बिलीफ सिस्टम होता है। जनरली ये
लोकलाइज्ड होता है, रिलीजियन बेस्ड भी कई बार होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली मैनेजमेंट जो होता है ना वो डिसीजन बेस्ड ही होता है। किसी किसी आप ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे, कॉलेज में देखेंगे, सर्विस सेक्टर में देखेंगे कि यदि डिसीजन लेने वाला आदमी सही है तो ऑर्गेनाइजेशन कहाँ कहाँ फलता फूलता है, और डिसीजन यदि गड़बड़ ले लिए तो निपट भी जाता है। आ रही बात समझ में। तो यदि हम कहें तो व्हाट रियली टेक्स प्लेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी अंडरस्टूड अनलेस वन एनालाइज थ्रू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, है ना। द काइंड ऑफ डिसीजन, किस तरह का डिसीजन हम ले रहे हैं, ठीक है ना। द काइंड ऑफ डिसीजन जो हम ले रहे हैं वही ऑर्गेनाइजेशन को, एडमिनिस्ट्रेशन को, ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाएगा और पीछे ले जाएगा। सिंपल सी बात समझिए। कहने का मतलब क्या है कि इन शॉर्ट हम यदि लिखना चाहें डिसीजन का एक और डिफिनीशन इसके आधार पर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं जो मैक फर्लांड ने दिया है। मैक फर्लांड मैनेजमेंट थ्योरी का ये जो है रिसर्चर हैं। बेसिकली ये कहते हैं डिसीजन इज एन एक्ट ऑफ चॉइस वेयर एन एग्जीक्यूटिव फॉर्म्स ऑफ कंक्लूजन अबाउट व्हाट मस्ट बी डन इन ए गिवन सिचुएशन। दैट मीन्स डिसीजन रिप्रेजेंट ए कोर्स ऑफ बिहेवियर चूजन फ्रॉम ए नंबर ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव, जो हमने यहाँ पर आपको सबसे शुरू में ही लिखा था। सेवरल अल्टरनेटिव के बीच में कैसे आप लेंगे। अब बात आती है डिफिनीशन की, तो उस समय तो से तो डिफिनीशन ही चल रहा है, ठीक है। अब एक आध जो है आपको बात बता दें कि जो डिसीजन जो होते हैं, डिसीजन प्रोसेस जो होता है, एलिमेंट्स जो होता है, हमने एलिमेंट्स भी बता दिए कौन कौन से। दीज यहाँ लिख भी देते हैं आपको, दीज आर दी एलिमेंट्स ऑफ डिसीजन। अब एलिमेंट्स ऑफ डिसीजन की जो है बात करें तो जो है थोड़ा सा और इसको डिटेल में कर देते हैं। एलिमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट्स ऑफ, कोई आप निर्णय लेते हैं तो उसको कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला जो एलिमेंट्स है ना दोस्तों, ठीक ना, कि डिसीजन मेकर, डिसीजन ले कौन रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। घर में ज्यादातर डिसीजन कौन लेते हैं, बड़े बुजुर्ग, ठीक है ना। बड़े बुजुर्ग जिस घर में रहते हैं उनके अनुभव की कीमत के बराबर में कुछ नहीं है। और इंडस्ट्री में एग्जीक्यूटिव या जो भी मैनेजर लोग होते हैं उनका काम होता है डिसीजन लेना, गलत सही उनके ऊपर है। फिर डिसीजन लेना क्या है, डिसीजन प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। डिसीजन लेने की जरूरत है भी या नहीं, या पहले से कोई प्री सेट जो है स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करना है, ठीक है ना। तीसरा है इन्वायरमेंट इन विच यू आर टेकिंग डिसीजन। जैसे आपसे कोई बड़ा आदमी बैठा हुआ है तो उससे डिसीजन, उससे आप सलाह तो लो, ठीक है। उसके बाद जो चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट है वह है अल्टरनेटिव्स। कौन कौन से और अल्टरनेटिव्स हैं, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, ऐसा कुछ सोच सकते हैं क्या, ठीक है ना। फिर एक्सपेक्टेड आउटकम, ये जरूर देख लें, एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या हो सकते हैं, ठीक है ना। और फिर फाइनल चॉइस ऑफ अल्टरनेटिव्स, फाइनल चॉइस। अब आप सोच लीजिए, दैट मीन्स कि जॉन्स का, जैसे मैक फार्लांड का बताया उसी तरह से एक जॉन्स भी साइंटिस्ट हुए और वो भी जो है डिसीजन प्रोसेस को इसी तरह से कुछ डिफाइन किए हैं कि बेसिकली इट इज ए सॉल्यूशन सिलेक्टेड आफ्टर एग्जामिनिंग सेवरल अल्टरनेटिव्स चूजन बिकॉज द डिसीजन मेकर, according to decision maker, the course of action he has chosen will be more than the other, जो भी अल्टरनेटिव हो उससे अच्छा होगा तभी तो उसने डिसीजन लिया है, ठीक ना। दैट मीन्स कि डिसीजन मेकिंग जब हम करते हैं तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि हमारा उद्देश्य क्या है डिसीजन लेने का। दैट मीन्स कि हम यदि लिखें तो डिसीजन मेकिंग takes place
in adopting the objectives and choosing the means, and again when change in, बहुत इंपॉर्टेंट है जो लिख रहे हैं, चेंज इन सिचुएशन क्रिएट ए नेसेसिटी फॉर एडजस्टमेंट। आ रही बात समझ में कि जब डिसीजन मेकिंग हम करते हैं तो डिसीजन का एक उद्देश्य होता है कि हम डिसीजन क्यों ले रहे हैं, और डिसीजन लिए और फिर कुछ सिचुएशन डिफिकल्ट आ गया, देन हमें क्या करना है, तब हम क्या करेंगे, ये भी सोचना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप डिसीजन लेते हैं ना, जब भी आप डिसीजन लेते हैं, और कुछ लोग जो आपके एंटी होते हैं, कंपटीटर जो होते हैं, कंपटीटर जो होते हैं वो क्या करेंगे, आपके निगेटिव इन्वायरमेंट तैयार कर देंगे ताकि आपका डिसीजन खराब हो जाए, आपकी कंपनी लॉस में चले जाए, आपका क्रेडिट खराब हो जाए। तो उस कंडीशन में इमीडिएट आपको अपना डिसीजन चेंज करना पड़ सकता है, एक्सेप्ट कीजिए और चेंज कीजिए। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो आप डिसीजन लेते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यहां तक आई थिंक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिसीजन मेकिंग क्या होगा, तो बेसिकली इट इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग बेस्ट अल्टरनेटिव, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट, जितना अल्टरनेटिव है उसमें से आपको दी बेस्ट सिलेक्ट करना है। ठीक है, फिर प्रोसेस जो होना चाहिए रेशनल प्रोसेस होना चाहिए। रेशनल मतलब विवेकपूर्ण, ठीक है ना, रेशनल मतलब इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होनी चाहिए। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी मतलब जिसको हम बोल रहे थे ना कि अनुभवी इंसान। घर में एक बड़ा बुजुर्ग है, ठीक है ना, एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊं तो एक कहावत आती है कि गांव में लगी आग गए सब भाग, बच गए दो, कौन, एक अंधा और दूसरा लंगड़ा। ठीक है, अब अंधा कौन था और लंगड़ा कौन था अभी आप पहचान जाइएगा। अब अंधा जो है आग जिधर से आ रही थी उधर ही भागे, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि भागना किधर है, और लंगड़ा देख रहा है कि आग आ रही है हमारे तरफ लेकिन वो भाग नहीं पा रहा है। ठीक है, लंगड़ा क्या कहता है अंधे को कि अंधा तू जवानी का जोश लिए हट्ठा कट्ठा यंग और डायनामिक इंसान है, एक काम कर, हे अंधा तू बैठा ले मुझे अपने कंधे पे बिठा लो और मैं तुम्हें एक अच्छा दिशा दिखा दूंगा, तो हम दोनों की दशा बदल जाएगी। और ऐसा ही होता है, ये अंधा जो है लंगड़े को अपने कंधे पे बिठा लेता है और लंगड़ा उसको सही दिशा दिखा देता है और फिर आगे बढ़ जाता है। ये अंधा कौन है, हम नौजवान लोग हैं, हम लोग नौजवान हैं जो अपने जवानी में पैसे के अहंकार में, जवानी के अहंकार में, ठीक है ना, दोस्ती यारी जो भी है उसके ईगो के चलते हम इस लंगड़े को नहीं सुन रहे हैं। ये लंगड़ा कौन है, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग। यदि घर के बड़े बुजुर्ग उपेक्षित हैं, हम उनकी नहीं सुन रहे हैं, तो हम लाख नहीं करोड़ों कमा लें लेकिन हमारी दरिद्रता ठीक ऐसे ही है जैसे आग की ओर दौड़ रहे हैं, शांति हमें नहीं मिलेगी। लेकिन यदि इनके अनुभव को उठा लें हम और पैसा हम अपना मिला दें, हम अपनी जवानी मिला दें, हम अपना यौवन शक्ति उनके अनुभवों के साथ जोड़ दें, तो हमारा दिशा और दशा दोनों बदल जाएगा, अर्थात हमारे जीवन उन्नति की ओर आगे बढ़ जाएगा। तो बहुत अच्छे से समझिएगा कि ये जो रेशनल का मतलब है यही है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी का मतलब यही है, एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस भी सही हो, एक्सपीरियंस भी सही हो। एक कहते हैं कि जीवन में कुछ काम करो,
नहीं फल मिलेगा, नहीं सक्सेस होंगे, तो फेल्यूर से कुछ एक्सपीरियंस लेंगे। और यदि आपको सक्सेस का कुछ सीखनी है तो सक्सेस वाले पीपल के पास जाओ, न कि फेल्यूर वाले के पास। ऐसा नहीं है, क्योंकि सक्सेस वाले के पास वो अनुभव है जिससे वो सक्सेस किया है, फेल्यूर वाले के पास वो अनुभव है जिससे वो फेल हुआ है। इसलिए हमेशा सक्सेस वाले के पास जाओ। उसके बाद थर्ड जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है कि डायनामिक जो है प्रोसेस जब हम लेते हैं, डायनामिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग ऑल डायमेंशंस। अभी हम आपको एग्जांपल दे रहे थे कि 12वीं के बाद कौन सा आप जो है कोर्स करना है, तो बहुत सारा चीज़ सोचते हैं कि नहीं, कि क्या कैपेबिलिटी हमारे अंदर है, हमारे घर में पैसा है, फैमिली बैकग्राउंड है, हमें कोई गाइड करने वाला है, हमारा इंटरेस्ट है, मार्केट में डिमांड है, बहुत सारी चीज़ें सोचना पड़ता है ना। ठीक उसी तरह से ये सारे डायमेंशंस आपको सोचने चाहिए। फिर वो जो है डिसीजन क्या है, गोल ओरिएंटेड है या एग्जिस्टिंग है। एग्जिस्टिंग यदि है, इसके पहले कोई सेम डिसीजन लिया है तो उसको नकल कर लो, कोई बुराई नहीं है, नकल करने में कोई बुराई नहीं है, बशर्ते कि अपना भी उसमें अकल लगा लो। नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होता है। फिर जो है इन्वायरमेंट देखिए, उस समय का इन्वायरमेंट या जो है सिचुएशन देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग जो है डिसीजन लीजिए, नहीं तो कभी कभी नया डिसीजन लेना जो है भारी पड़ जाता है। फिर उसमें रिस्क देखिए कि क्या रिस्क है, क्या अनसर्टेनिटी है। तो ये सब बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमें सोचने पड़ते हैं, क्योंकि डिसीजन मेकिंग जो है सबसे लास्ट में बताएं कि इंड प्रोडक्ट होता है, उसके बाद कुछ नहीं। एक बार यदि आपने डिसाइड कर लिया, मीडिया में आ गया, लोगों को पता चल गया, तो बैक टू पवेलियन जाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, लास्ट में आए कि नेचर ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये क्या है, आर्ट है या साइंस है, इस पे हम लोग बात करेंगे कि ये आर्ट है या साइंस है। अब कुछ लोग कहते हैं कि बेसिकली ये क्या है, आर्ट है, कुछ लोग कहते हैं कि ये साइंस है। ये है क्या, तो बेसिकली इट इज ए साइंटिफिक आर्ट। याद रखिएगा, डिसीजन मेकिंग इज ऑलवेज रिलेटेड टू जो है कुछ डिफिकल्टी होगी, कुछ प्रॉब्लम्स होगा, कुछ कन्फ्लिक्ट होगा, कुछ जो है रिस्क होगा, कुछ अनसर्टेनिटी होगी, बहुत कुछ हो सकता है। इन सब के बीच आपको फैक्ट मालूम होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को कैसे जो है हम जज करते हैं। जजमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप किसी प्रॉब्लम को देखते कैसे हैं। कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, कुछ लोग उसको प्रॉब्लम की तरह देखते ही नहीं है, बहुत आसान चीज, उसमें क्या हार्ड एंड टफ डिसीजन लेना। कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जिसमें डिसीजन लेने की जरूरत ही नहीं होती है, ठीक है ना। सिंपल आप इंफॉर्मेशन सप्लाई कीजिए, ऑर्डर दीजिए, ठीक है ना। सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन ओनली गिव इनफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। फिर डिसीजन प्रॉब्लम जो है बहुत सारे अल्टरनेटिव में से एक आपको चूज करना है, तो परमिटेशन कॉम्बिनेशन, दैट मीन्स कि मैथ तो आपका ऐसे ही लग गया। और डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं दोस्तों, ये हम आपको आगे चल करके डिस्कस करेंगे। बहुत सारे आजकल सॉफ्टवेयर हैं, चाहे वो हायरार्किकल प्रोसेस हो, चाहे ट्री एनालिसिस हो, या एक्सपर्ट एनालिसिस हो, एक्सपर्ट चॉइस हो, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आज मार्केट में। फिर डिसीजन मेकिंग जो है, कुछ जो है फोरकास्टिंग की भी जरूरत पड़ती है, फोरकास्टिंग भी जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग से जो है निकल करके आता है, ठीक है ना। इसमें भी जो है एक्सपर्ट चॉइस सुननी पड़ती है, उनका एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, तभी जो है आप कर पाते हैं बेसिकली। तो यदि डिसीजन मेकिंग कहा जाए तो ये तीन चीज है, एक तो
मैं अब सिंपल लिख लेता हूँ, आर्ट भी है प्लस साइंस भी है, अब प्लस प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्सपीरियंस। चूंकि एक्सपीरियंस और आर्ट एक दूसरे से बड़ा लिंक होता है, इसीलिए इसको हमने लिखा है साइंटिफिक आर्ट। तो बेसिकली डिसीजन मेकिंग इज एन साइंटिफिक आर्ट टू select one of the best choice among अवेलेबल चॉइस। बहुत सारे चॉइस अवेलेबल हैं, ये करें वो करें, उनमें से कोई एक चूज करना, ये क्या है, अपने आप में एक साइंटिफिक आर्ट है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टेक्निक्स ऑफ द डिसीजन मेकिंग, तो इसी के जस्ट बाद हमारा लेक्चर आएगा, ठीक है। तो इसमें हम आपको बताएंगे, जैसे कि अभी हमने आपको बताया भी कि जो है, फिर एक बार बता दें कि सबसे पहले जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे। इसमें हमने आपको डिफिनीशन बताए, ये जो है इसमें 76 जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, इसमें हम बताएंगे आपको टेक्निक ऑफ द डिसीजन मेकिंग। क्या बताएंगे? टेक्निक ऑफ द डिसीजन मेकिंग। इसके बाद जो है टेक्निक ऑफ द डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। डिसीजन टेक्निक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। फिर हम आपको बताएंगे इसमें जो है टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स के डिसीजन मेकिंग होते हैं, टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और ये तो टेक्निक हो गया। फिर लेक्चर नंबर 78 में जो है स्टेज, डिफरेंट स्टेजेज है, ठीक है ना, स्टेजेज ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और लास्ट में जो है आपको डिसीजन मेकिंग में आपको बताएंगे अंडर रिस्क और अनसर्टेनिटी, किसी रिस्क में या निगेटिव सिचुएशन में, या जब अनसर्टेनिटी हो, हे भगवान न जाने क्या होगा, ठीक है ना। कई बार तो बड़े बड़े मैनेजर भी भगवान भरोसे हो जाते हैं, तो उस समय ये आपको बताएंगे लेक्चर नंबर 79 में। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा, ये आज तो डिफिनीशन हो गया, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे टेक्निक ऑफ द डिसीजन मेकिंग। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये पांचों लेक्चर एक साथ दिए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसको देख सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच एंड बी हैप्पी। एक बार देख लेंगे क्या क्या आज हम लोग पढ़े। तो डिफिनीशन पढ़े, आपको देखा आपने डिसीजन मेकिंग, उसके बाद जो है हमने आपको डिसीजन का ही जो है कुछ डिटेल बताए। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है कोई भी दुनिया में सक्सेसफुल पर्सन है तो सिर्फ और सिर्फ डिसीजन की वजह से है। और जो है फिर हमने कुछ एलिमेंट्स बताए, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं अच्छे डिसीजन लेने के लिए, एक आध डिफिनीशन बताए, और जाते जाते आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं कि व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और ये नेचर जो है क्या है, आर्ट है या साइंस है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताए। आज यहीं तक, थैंक यू वेरी मच। इस उम्मीद के साथ कि ये जो हमने कुछ और आपको अलग से बताए हैं, आप भी अपने लाइफ में डिसीजन लेते हैं तो आप अपनी कैपेबिलिटी देख लीजिए, ठीक है ना। आप उसमें पैसे की जरूरत पड़ी, मान लीजिए कोई स्टार्टअप करना है, आपको स्टार्टअप करना है या जॉब करना है, अब दो चीज़ है। अब स्टार्टअप करने के लिए तो आपको अपनी कैपेबिलिटी देखना है ना, और आपकी कैपेबिलिटी आपसे अच्छा और कौन जान सकता है। आपके घर में कितना पैसा है, आपके पास कितना है, कहाँ से व्यवस्था होगी, लोन लेंगे, क्या करेंगे, ये आपसे अच्छा कौन जान सकता है कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, मार्केट में डिमांड है या नहीं, ये कौन बताएगा। तो मार्केट सर्वे कीजिए, तभी तो आप कर पाएंगे। तो जीवन में एक्सक्यूज नहीं देना है, नो एक्सक्यूज, अच्छे डिसीजन लीजिए, चाहे आप अपने पर्सनल के लिए, फैमिली, सोसाइटी, किसी के लिए भी ले रहे हैं। काश मत कीजिए, काश ये कर लिए होते तो, क्योंकि बाद में फिर पछताना पड़ेगा। सही समय पे यदि सही डिसीजन नहीं लिए तो बहुत पछताना पड़ेगा। तो काश को आकाश में छोड़ दीजिए, अगर को अगरबत्ती बना के जला दीजिए, मगर को पानी में छोड़ आइए और एक गुड डिसीजन ले लीजिए, जीवन आपका बदल जाएगा। हरिओम तत्सत, हरिओम।